16 अगस्त 1999 की रात घड़ी की सुई ठीक 1:30 पर स्थिर थी। आसमान में घने काले बादल थे, ऐसे बादल जो मॉनसून की नमी और अंधेरे को जमीन पर उड़ेल रहे थे। और जमीन पर पसरा था बंगाल असम सीमा के घने जंगलों का गहन काला सन्नाटा। ये था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन, एक ऐसा इलाका जहां ट्रैक सुरक्षा से ज़्यादा भरोसा अक्सर किस्मत पर किया जाता था और जहां जीवन की डोर लोहे की पुरानी पटरियों के सहारे टिकी थी। पटरी पर असम की राजधानी गुवाहाटी से दिल्ली की तरफ अपने गंतव्य की ओर पूरी रफ्तार से भाग रही थी भारत की लंबी दूरी की शान ब्रह्मपुत्र मेल। ट्रेन के अंदर 1000 से ज़्यादा लोग, हर चेहरा एक कहानी कह रहा था। एक सरकारी कर्मचारी जो छुट्टी के बाद घर लौट रहा था, एक छात्र जो दिल्ली में बड़े सपने बुनने जा रहा था, और सबसे बड़ी संख्या में थे भारतीय सेना के जवान और अर्धसैनिक बल, देश की सेवा खत्म करके अपने परिवार, अपने अपनों से मिलने जा रहे थे। डिब्बों के अंदर हर कोई गहरी नींद के आगोश में था, अपने घर पहुंचने के मीठे सपने देख रहा था। उन्हें नहीं पता था कि अगली 10 मिनट में ये ट्रेन नहीं बल्कि उनके सफ़र का अंत एक सामूहिक कब्रगाह में बदलने वाला है। ठीक इसी वक्त उसी सिंगल लाइन पर विपरीत दिशा से एक और विशालकाय दानव आ रहा था, पूरी तरह से भरी हुई, पूरब से पश्चिम की ओर भागती हुई अवध असम एक्सप्रेस। ये ट्रेन लाल हरे सिग्नल और लोहे की पटरियों के भरोसे लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मृत्यु के साथ अपनी नियत मुलाकात की ओर बढ़ रही थी। आज रात 2 विशाल धातु की ट्रेनें विपरीत दिशा से एक दूसरे को देख रही थीं। दोनों के बीच कोई ब्रेक नहीं था, कोई एस्केप नहीं था। दोनों को एक ही ट्रैक पर आने का आदेश मिला था। अगला 1 मिनट भारतीय रेलवे के इतिहास का सबसे भीषण, सबसे घातक हेड ऑन कोलिजन बनने वाला था। गैसल ट्रेन हादसे की कहानी ट्रैक पर नहीं बल्कि डिस्पैच और सिग्नलिंग रूम के अंदर शुरू होती है। एक छोटी धुंधली रोशनी वाले कमरे में जहां बैठे एक व्यक्ति की उंगली सैकड़ों लोगों की नियत ही तय करने वाली थी। दिल्ली गुवाहाटी रूट भारत के सबसे व्यस्त सिंगल लाइन सेक्शन में से एक था। यहाँ ट्रेनों को पास कराने के लिए अभी भी मैनुअल इंटरलॉकिंग और एक दूसरे पर विश्वास करते हुए टेलीफोन संचार पर निर्भर रहना पड़ता था। नियम स्पष्ट था, जब 2 ट्रेनें एक ही सेक्शन में विपरीत दिशा से आ रही हों तो उन्हें गैसल जैसे स्टेशन पर अलग अलग लूप लाइन में खड़ा करके पास कराना होता है। ये एक बुनियादी, सदियों पुराना नियम था, लेकिन उस रात एक इंसान की छोटी सी गलती एक सिस्टम की बड़ी चूक बन गई। कंट्रोल रूम ने अवध असम एक्सप्रेस के लिए क्लियरेंस दे दी, यहाँ तक कि सिग्नल को ग्रीन कर दिया। लेकिन भयानक बात यह थी, ये क्लियरेंस उस ट्रैक के लिए थी जिस पर ब्रह्मपुत्र मेल पहले से आ चुकी थी। इसे कहते हैं ओवरशूटिंग द स्टेशन। सिग्नल की गलत रीडिंग या सिग्नलिंग रूम से मिली गलत जानकारी के कारण अवध असम के ड्राइवर ने मेन ट्रैक पर ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया। क्या ये सिर्फ ड्राइवर की गलती थी जो अंधेरे में सिग्नल को ठीक से पढ़ नहीं पाया, या क्या सिग्नल मैन ने ब्रह्मपुत्र मेल की सही पोजीशन को जानबूझकर या लापरवाही से नज़रअंदाज किया? जांच में जो सामने आया वो किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं थी, ये अधिकारियों के बीच संचार की एक गहरी, घातक विफलता थी जिसने अवध असम के ड्राइवर को मौत के रास्ते पर आगे बढ़ने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। ब्रह्मपुत्र मेल के ड्राइवर ने शायद अपनी आंखों के सामने आती हुई रोशनी देखकर आखिरी पल में ब्रेक खींचे होंगे, पर 120 टन की ट्रेन को उस रफ्तार पर रोकना नामुमकिन था। ये ग्रीन सिग्नल नहीं, ये 300 से ज़्यादा लोगों का लिखा गया डेथ वारंट था। टक्कर की आवाज़ इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर तक के गांवों में लोगों को लगा जैसे कोई बड़ा बम फटा हो। 2 विशाल इंजन, मेटल के 2 पहाड़ एक दूसरे से टकराए और शुरू हुआ टेलीस्कोपिंग का भयानक खेल। डिब्बे लोहे के नहीं बल्कि कागज की तरह एक दूसरे के अंदर धंस गए। आगे वाले कोच पीछे वाले कोच के अंदर घुस गए। ब्रह्मपुत्र मेल का पिछला हिस्सा लोहे के टुकड़ों में बदल गया।
जो कोच 1 मिनट पहले यात्रियों के सोने का ठिकाना थे, वो अब मुड़े हुए लोहे के मलबे में बदल चुके थे। सबसे ज्यादा तबाही हुई ब्रह्मपुत्र मेल की जनरल कोच में। यहाँ भारतीय सेना के जवान सो रहे थे, जिन्हें बचने का 1 सेकंड भी नहीं मिला। अंधेरे और सन्नाटे को चीरती हुई अब सिर्फ फंसे हुए लोगों की चीखें, टूटे हुए लोहे की दर्दनाक आवाज और डीजल और खून की तीखी गंध आ रही थी। स्थानीय लोग सबसे पहले पहुंचे। टॉर्च की कांपती रोशनी में उन्होंने जो देखा, वो उनके जीवन का सबसे भयावह दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक डिब्बे के अंदर दूसरा डिब्बा ठूंस दिया हो। स्टील के बड़े बड़े टुकड़े आपस में ऐसे फंस गए थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि किसे बचाएं और किसे बाहर निकालें। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और मदद की गुहार थी। सुबह होने पर दुनिया ने गैसल के विनाश को देखा। बचाव दल गैस कटर लेकर मलबे को काट रहे थे। ये सिर्फ लोहे के डिब्बे नहीं थे, ये शरीर और स्टील का एक भयानक अमानवीय मिश्रण था। यही कारण है कि सरकारी आंकड़ा 285 होते हुए भी कई लोगों का मानना है कि मरने वालों की संख्या 400 से ज़्यादा थी। मलबे में इतने शरीर थे कि कई शवों की तो पहचान भी नहीं हो पाई थी। हादसे के बाद पूरे देश में एक ही सवाल था, कौन जिम्मेदार है? जांच हुई, साजिश, तोड़फोड़ और बाहरी हमले के सभी शक दूर किए गए। सच्चाई ये थी, ये एक दुर्घटना नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक मर्डर था। जिम्मेदारी सिर्फ एक अधिकारी की नहीं थी, बल्कि पूरे सिग्नलिंग सिस्टम की थी। संचार की पुरानी तकनीक, ट्रैक सर्किट की कमी और सबसे बढ़कर मानवीय लापरवाही का अहंकार। अगर ट्रैक पर आधुनिक ट्रैक सर्किट लगा होता तो सिग्नलमैन चाहकर भी ट्रैक खाली ना होने पर ग्रीन सिग्नल नहीं दे पाता। तकनीक इंसान की गलती को काट देती। गैसल हादसे में मरने वालों में बड़ी संख्या में देश के रक्षक शामिल थे, जो देश की सेवा करके अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। ये त्रासदी सचमुच एक राष्ट्रीय त्रासदी बन गई। इस हादसे ने भारतीय रेलवे को नींद से जगाया। रेलवे ने सुरक्षा प्रणालियों को अपग्रेड करने, इंटर मॉडल इंटरलॉकिंग सिस्टम को बेहतर बनाने और संचार के प्रोटोकॉल को सख्त करने के लिए बड़े कदम उठाए। आज जिस कवच टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, जो ट्रेनों को एक ही ट्रैक पर आने से रोकती है, उसके पीछे गैसल और फिरोजाबाद जैसे हादसों का खूनी इतिहास है। जब भी हम अपनी ट्रेन में सुरक्षित यात्रा करते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि रेलवे के हर नियम के पीछे अक्सर यात्रियों का खून और आंसुओं का इतिहास लिखा होता है। ये सुरक्षा की कीमत है। गैसल हादसा आज भी भारत के सबसे काले रेल हादसों में गिना जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन सुरक्षा और सतर्कता में मानवीय चूक हमेशा भारी पड़ सकती है।